नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, हम चरक संहिता की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पूर्वार्ध के निदान स्थान से शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे एक एक स्थान को उठाएंगे और देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निदान स्थान में सबसे पहले ज्वर निदान चैप्टर आता है। तो ज्वर निदान चैप्टर वैसे तो काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज्वर घूम फिर के पूरे बीएमएस में आपको कहीं ना कहीं आता ही रहेगा। हर सेमेस्टर, हर प्रॉफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसके क्वेश्चंस आते ही रहेंगे, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ज्वर निदान में आचार्य चरक ने क्या बताया है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि निदान स्थान में सबसे पहले ज्वर निदान की ही यानी ज्वर रोग की ही व्याख्या क्यों की गई। तो वो कहते हैं कि सर्वप्रथम ज्वर निदान की ही विवेचना इसलिए की गई क्योंकि सभी रोगों में ज्वर राजा माना गया है। उनके वर्णन से ज्ञात होता है, क्योंकि वो कहते हैं देह इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोग अग्रजो बली ज्वरा प्रधानो रोगाणाम मुक्तो भगवता पुरा। जब आप उत्तरार्ध में चिकित्सा स्थान पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर आएगा ज्वर चिकित्सा। उसमें ये श्लोक दिया हुआ है आचार्य चरक ने, जिसमें वो बताते हैं कि देह इंद्रिय और मन में ताप करने वाला, सर्व रोग अग्रजो सभी रोगों में आगे रहने वाला, बली मतलब बहुत ही बलवान होता है ये। और वो बताते हैं जन्माधो निधने चैव प्रायो विशति देहम, मतलब जन्म से लेके निधन तक, जन्म के समय भी ज्वर होता है और निधन यानी मृत्यु के समय भी ज्वर की उत्पत्ति होती है। इन सब रीजंस की वजह से ज्वर को राजा कहा जाता है और इसी वजह से निदान स्थान में सबसे पहले ज्वर की व्याख्या की गई है। तो चलिए देखते हैं ज्वर निदान में आगे और क्या है। तो दोस्तों, जब हम निदान स्थान शुरू करते हैं और ज्वर निदान चैप्टर आता है तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है। वो ये है कि आचार्य चरक ने इसी चैप्टर में सर्व रोग निदान प्रकरण बताया हुआ है, जिसको कि हम निदान पंचक के नाम से जानते हैं। निदान पंचक ऑब्वियसली मतलब 5 चीज़ें, जिसमें 5 चीज़ें आती हैं। क्या क्या? निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। तो दोस्तों, जब हम रोग निदान पढ़ते हैं उसमें निदान पंचक बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसलिए हम यहाँ चरक संहिता में निदान पंचक पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए ज्वर निदान पर पूरा फोकस करेंगे और ज्वर निदान के बारे में पढ़ेंगे। तो निदान पंचक में जो 5 चीज़ें आती हैं उसके बारे में आप रोग निदान वाले सब्जेक्ट से पढ़ना। अगर कभी हो सका तो मैं ही पढ़ाऊँगा, नहीं होता तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। आचार्य चरक ने इसी चैप्टर में व्याधि के लक्षण बताए हुए हैं, जिसमें वो बताते हैं तत्र व्याधिर आमयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यनर्थांतरम, यानी व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, इन सबको व्याधि का ही उन्होंने पर्याय माना हुआ है। और व्याधि की परिभाषा क्या बताई है? तो कहते हैं व्याधि विविधम दुखम आधातीति व्याधि, यानी जो विविध दुखों का कारण होता है उसे ही व्याधि कहा गया है। इसे आमय क्यों कहा गया है? क्योंकि रोग और कूट औषध विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गद मतलब भी रोग होता है। आतंक क्योंकि ये रोग, भय, शंका एवं संताप अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इन्हीं सब कारणों से ये सारे पर्याय दिए गए हैं। फिर यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको कि निदान पंचक के बारे में बताया गया है, जिसमें निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति की बात आती है। इसमें आचार्य चरक ने एक एक को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, जिसमें निदान का मतलब होता है कि कारण, किस कारण से बीमारी हुई है, कौन सा ऐसा खाना खाया है या फिर कौन सा ऐसा कार्य किया है, वो होता है। रूप जिसमें सिम्टम्स दिखते हैं उसको रूप कहा जाता है। पूर्व रूप जो सिम्टम्स के पहले आते हैं उसको पूर्व रूप कहते हैं। उपशय का मतलब होता है, उपशय जिस व्याधि का लक्षण छिपा होता है उसकी परीक्षा करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको उपशय के नाम से जाना जाता है। फिर आती है संप्राप्ति, जिसको कि कंप्लीट पैथोजेनेसिस साइकिल, जो कंप्लीट साइकिल होती है, पैथोजेनेसिस होती है, उसको संप्राप्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने ज्वर निदान पर। तो यहाँ से शुरू होता है ज्वर प्रकरण। ज्वर प्रकरण में वो क्या कहते हैं? ज्वर का प्राधान्य आता है सबसे पहले। यहाँ पर शारीरिक रोगों में ज्वर प्रथम हुआ, इसलिए रोगों में पहले ज्वर का ही उपदेश या वर्णन किया गया है। फिर ये बताते हैं कि ज्वर के 8 भेद होते हैं,
ज्वर के आचार्य चरक ने पहले 8 भेद बताए हुए हैं। वो 8 भेद कौन कौन से हैं? वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त कफ और आगंतुक। ठीक है। उस ज्वर के निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति के बारे में अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे एक एक। तो सबसे पहले आता है वात ज्वर का निदान। तो इसमें आचार्य चरक कहते हैं रूक्ष लघु शीत, वमन विरेचन, आस्थापन, शिरो विरेचन, अतियोग, व्यायाम, वेग संधारण, अनशन, अभिघात, व्यवाय, शोक, शोणित, अतिशेक, जागरण, विषम शरीर, इन सब यानी कि रूक्ष लघु शीत, आहार विहार, वमन विरेचन, आस्थापन, वस्ती, शिरो विरेचन, इन सब के अतियोग से या व्यायाम से, अधिक व्यायाम से, या वेग संधारण, मल मूत्र आदि के वेगों को रोकने से, या अनशन करने से, या किसी प्रकार के अभिघात लग जाने से, व्यवाय, शोक, अधिक रक्तमोक्षण, रात्रि जागरण, इन सब कारणों से वात ज्वर की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति की बात करें, वात ज्वर के संप्राप्ति की, तो ऊपर जो कारण बताए उनसे प्रकोपित वायु जब आमाशय में जाकर ऊष्मा से मिलकर और आहार के पक जाने पर बना हुआ पहला रस नामक धातु से मिलकर रसवय एवं स्वेदवय, ध्यान रखना, रसवय एवं स्वेदवय स्रोतों को बंद कर देती है और अग्नि की शक्ति को नष्ट कर देती है एवं पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला देती है, तब वात ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो जैसा कि माधव निदान में भी बताया गया है, उसमें लाइन आती है उनके श्लोक में, बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम, यानी जो कोष्ठ की अग्नि है उसको कोष्ठ से बाहर निकाल के सारे शरीर में ऊष्मा फैला देता है, तो ही ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर इन कारणों से वात ज्वर की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं वात ज्वर के लक्षण क्या क्या आते हैं। तो वात ज्वर के लक्षणों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि विषम आरंभम विसर्गित्वम, विषम आरंभम विसर्गित्वम, यानी विषम आरंभ होता है और विषम तरीके से वो कभी भी चला, कभी भी शुरू होगा, कभी भी उतर जाएगा। ऊष्मणो वैषम्यम, जो ऊष्मा होगी, ताप होगा, वो भी घटते बढ़ते रहेगा। और क्या आता है? ज्वर का कभी तीव्र होना, कभी हल्का होना। भोजन पचने के बाद, देखो वात का जो काल होता है, अगर हम पाचन क्रिया में देखें तो भोजन पचने के बाद वात का काम शुरू होता है, इसलिए भोजन पचने के बाद वात ज्वर बढ़ता है। दिन के अंत में ये भी वात का काल होता है। रात्रि के अंत में वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, इसलिए ज्वर का वेग आना या बढ़ जाना, इन सारी चीज़ों में ज्वर का वेग आएगा या बढ़ जाएगा। मल मूत्र का रुक जाना, भिन्न भिन्न अंगों में अनेक प्रकार की चल या अचल वेदना होना, इन सब को ही वात ज्वर का लक्षण कहा गया है। और इम्पॉर्टेंट लक्षण देखें तो क्या है? मुख में कसैलापन होना। कषाय किसका होता है? कषाय रस होता है वात का, तो मुख में कसैलापन या विरसता होना। मुख, तालु और कंठ का सूखना, वात की वजह से ही ड्राइनेस भी आती है। अब ये कंठ सूखेगा तो प्यास की अधिकता होना। हृदय की जकड़ाहट, अरुचि, अपचन, ताप की इच्छा, ये सारे वात ज्वर के लक्षण हैं। अब हम देखते हैं पित्त ज्वर का निदान, यानी पित्त ज्वर होता है तो किन किन कारणों से हो सकता है। तो उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, अजीर्ण भोजनेभ्यो अति सेवितेभ्यस्तथा, यानी उष्ण, खट्टा, लवण, खार, कटु आदि द्रव्यों के अधिक खाने से, अजीर्ण में भी भोजन करने से, तीक्ष्ण आतप, अग्नि संताप, श्रम, क्रोध, विषम आहार, तीक्ष्ण धूप का सेवन, अग्नि का अधिक ताप, श्रम से, क्रोध से और विषम भोजन से पित्त का कोप हो जाता है और पित्त ज्वर की उत्पत्ति होती है। अगर हम इसकी संप्राप्ति की बात करें तो सेम वात जैसा ही है। प्रकोपित पित्त आमाशय से ऊष्मा को लेकर आहार के परिणाम स्वरूप आद्य रस नामक धातु को से मिलकर और स्वेदवय स्रोतों को बंद करती है और कोष्ठ से अग्नि को बाहर निकाल देती है, जिससे संपूर्ण शरीर में ताप होता है और पित्त ज्वर की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पित्त ज्वर के लक्षण, जिसमें आता है एक साथ ही सारे शरीर में ज्वर का होना और बढ़ना, विशेष रूप से भोजन के पचने के समय। जैसा मैंने वात में बताया कि भोजन के पचने के बाद है, पित्त का काल भोजन के पचने के टाइम पे आता है, क्योंकि पाक करने का काम, पचाने का काम पित्त का ही होता है। तो विशेष रूप से भोजन पचने के समय, मध्याह्न में, दिन के बीच में, मध्याह्न में पित्त का काल होता है वो। आधी रात में, शरद ऋतु में पित्त कुपित होता है। इस समय में उत्पन्न होना या बढ़ना, मुख के स्वाद का कटु होना, वहाँ पर कशैला था, यहाँ पर कटु होना। नाक, मुख, कंठ, ओठ और तालु का पक जाना, अधिक प्यास, मद, चक्कर आना, मूर्छा, पित्त का वमन,
पसीना का आना, बहुत पसीना निकलता है इसमें। देह में पीड़ा होना। प्रलाप, प्रलाप मतलब क्या होता है? प्रलाप मतलब असंबद्ध वाक। जिस व्यक्ति को पित्त ज्वर होगा वो उल्टी सीधी बातें करता है, चिल्लाएगा, किसी से भी लड़ लेगा। हरे रंग या हल्दी के रंग की तरह नख, नयन, मल, मूत्र और त्वचा का हो जाना। ताप का अधिक बढ़ जाना और दाह का अधिक अनुभव होना। शीतल पदार्थों की इच्छा होना। ये सारे पित्त ज्वर के लक्षण होते हैं। अब हम देखते हैं कफ ज्वर का निदान क्या है। तो कफ ज्वर के निदान में सबसे पहले आता है अधिक स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्छिल, शीतल, खट्टा और नमकीन इस प्रकार के अन्न को अधिक खाने से, या दिन में शयन, दिवा स्वप्न, अति प्रसन्नता, परिश्रम ना करना आदि कारणों से कफ कुपित हो जाता है। ये सारे कफ को कुपित करने वाले कारण हैं। तो जब इनके कुपित होने से ज्वर होता है तो वही कफ ज्वर हो जाता है। संप्राप्ति वैसी ही है। कुपित हुआ कफ आमाशय में जाकर ऊष्मा गर्मी के साथ मिलकर आहार परिणाम स्वरूप पहला रस नामक धातु से मिलता है, श्वेत स्रोतों को बंद कर देता है, अग्नि को पक्ति स्थान से बाहर निकाल देता है, संपूर्ण शरीर में फैलता है और संताप की उत्पत्ति करता है और कफ ज्वर हो जाता है। अब आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है कफ ज्वर का लक्षण। तो कफ ज्वर के लक्षण भी कफ से ही मिलते जुलते आएंगे, जैसे कि एक साथ सारे शरीर में ज्वर होना या बढ़ जाना। भोजन करते ही सबसे पहला कौन सा दोष वो होता है, काम करता है, तो कफ करता है। इसलिए भोजन करते ही सबसे पहले अगर उत्पत्ति हो रही है तो कफ ज्वर माना जाएगा। प्रातःकाल में, सुबह का समय कफ का होता है। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। शरीर में भारीपन का होना, भोजन करने की इच्छा का ना होना, मुख से कफ का निकलना, मुख का मीठा बना रहना, मिचली आना, हृदय के ऊपर कोई वस्तु लेप कर दिया गया हो ऐसा अनुभव होना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्तिमित्वम, स्तिमित हो जाना। गीले कपड़े से शरीर को ढक दिया गया है ऐसा अनुभव होना, इसको स्तिमित कहते हैं, इसको भी स्तिमित ही कहते हैं। वमन होना, अग्नि की मंदता, निद्रा का अधिक रूप में आना, शरीर में जकड़ाहट, ये सारे कफ ज्वर के लक्षण होते हैं। अब अगर बात करें द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के बारे में, तो इनके निदान मिक्स्ड होंगे। जो ऊपर हमने देखा वही सारे मिक्स निदान आएंगे यहाँ पे, यानी विषम भोजन, उपवास, भोजन के परिवर्तन, ऋतुओं के विकार से यही सारे मिले जुले लक्षण जो आएंगे वो द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के निदान में आएंगे। अब आता है आगंतुज ज्वर। आगंतुज का मतलब क्या होता है? जो बाहर से आए। तो बाहर से आने वाले आगंतुक ज्वर, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण बताए हुए हैं 4: अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप। जिसमें से अभिघात मतलब घात हो जाना, किसी प्रकार से चोट लग जाना। अभिशंग, काम, क्रोध, मोह, लोभ, शोक आदि के संसर्ग से, अगर इन सब चीज़ों की अति होती है तो अभिशंग कहा जाता है उसे। अभिचार यानी तांत्रिक टोटका, मंत्रों द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन, इन सब क्रियाओं की वजह से अगर ज्वर होता है तो उसे अभिचार ज्वर कहते हैं। फिर आता है अभिशाप, जिसमें ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध या अतिदीन या अधिक सताए हुए की अंतरात्मा से निकला अनिष्ट शाप या कथन, इसकी वजह से अगर ज्वर हो जाए तो उसे अभिशाप आगंतुक ज्वर कहते हैं। इन 4 कारणों से शरीर में पहले व्यथा उत्पन्न कर 8वां आगंतुक ज्वर उत्पन्न हो जाता है। तो ये था आगंतुक ज्वर। अब हम देखते हैं निज और आगंतुक ज्वर के बीच में डिफरेंस क्या है। निज जो ज्वर था, निज ज्वर, वो मिथ्या आहार विहार से हो रहा था। आगंतुक ज्वर अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप से हो रहा है। निज में शरीर में दोष पहले कुपित होते हैं, बाद में लक्षण उत्पन्न होते हैं। आगंतुक में पहले लक्षण उत्पन्न होता है, बाद में दोषों का कोप होता है। निज दोष भेद से 8 प्रकार का होता है, आगंतुक कारण भेद से अनेक प्रकार का होता है। वैसे 4 में क्लासिफाई किया गया है इसको, अभिचार, अभिशाप, अभिघात और अभिशंग, लेकिन कारण भेद से अनेकों कारण का हो सकता है, अनेक प्रकार का हो सकता है। निज की चिकित्सा दोषानुसार होती है, आगंतुक की चिकित्सा कारण अनुसार होती है। जो कारण होता है उसके अपोजिट उसकी चिकित्सा की जाती है। अब हम देखते हैं ज्वर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो ज्वर को निज और आगंतुक, मैंने बताया जैसा है, निज में एक दोष, द्विदोष और सन्निपातज होता है। एक दोष में वात, पित्त, कफ और ये सब हो सकते हैं। सन्निपातज में इंपॉर्टेंट आता है विषम ज्वर, जैसे कि मलेरियल फीवर को रिलेट कर सकते हैं हम। विषम ज्वर के अपने टाइप्स होते हैं, संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। जिसमें से संतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस फीवर, कंटिन्यू फीवर जब आता रहे उसको संतत ज्वर कहा जाता है।
दूसरा है सतत, जो अगर 24 घंटे में 2 बार आ रहा है ज्वर तो उसे सतत ज्वर कहते हैं। अन्यदुष्क मतलब 24 घंटे में 1 बार ज्वर का आना, किसी एक बार वेग का बढ़ना 24 घंटे में अन्यदुष्क हुआ। तृतीयक यानी थर्ड डे पे ज्वर आना, जैसे आज फीवर है, फिर कल दूसरा दिन है, परसों तीसरा दिन है, तो तब आना, तीसरे दिन पे आना। चतुर्थक का मतलब है फोर्थ डे पर फीवर आना। आगंतुज के आपने देखे हुए अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप है। इसके बाद आचार्य चरक ज्वर के पूर्व रूप के बारे में, सामान्य पूर्व रूप के बारे में बताते हैं, जिसमें आता है मुख वैरस्यम यानी मुख के स्वाद का फीकापन होना, गुरुगात्रत्वम शरीर में भारीपन होना, अन्न अभिलाषा मतलब अरुचि, भूख न लगना, चक्षुषोर आकुलत्वम यानी नेत्र का व्याकुल रहना, आंसू का निकलना, बेचैनी, जम्भाई का आना, अंगों में झुकाव का होना, थकावट, चक्कर, प्रलाप, निद्रा का आना, रोमांच, दांत का हर्ष। शब्द शीत वात आतप असहत्वम का मतलब हुआ शब्द, शीत, वात, धूप इनको सहन ना करना, भोजन का अच्छा ना लगना। एक इम्पॉर्टेंट इसमें आता है प्रतिपता स्वकार्येषु यानी अपने ही काम को करने की इच्छा ना होना। दूसरा आता है बालेभ्या प्रद्वेषा यानी बच्चों से चिढ़ हो जाना, बालकों से चिढ़ हो जाना। आपने देखा होगा कि जब फीवर हो और किसी का कितना भी प्यारा बच्चा आपके अगल बगल आके खेल रहा हो, आपको चिढ़न हो जाती है, उससे नहीं मन होता आपका उससे बात करने का। तो यहाँ पर भी आचार्य चरक ने भी इस बात को बताया हुआ था। और वो क्या बताते हैं, प्राक संतापात यानी लगातार संताप का बढ़े रहना। तो ये सारे हैं ज्वर के सामान्य पूर्व रूप। फिर आचार्य चरक ज्वर की महत्ता के बारे में बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ज्वरस्तु खलु महेश्वर प्रकोप प्रभवा सर्व प्राण भृताम प्राण हरो देह इंद्रिय मनस्ताप करा, यानी यह निश्चित ही महेश्वर के प्रकोप से, महेश के प्रकोप से हुआ है। सर्व प्राण भृताम प्राण हरो सभी प्राणियों के प्राण को हरने में समर्थ है। देह इंद्रिय मनस्ताप करा, देह इंद्रिय और मन में ताप करता है। तो ये हुई ज्वर की महत्ता। इसमें वो कहते हैं ज्वर निश्चित ही शंकर जी के कोप से उत्पन्न हुआ है, सभी जीवधारियों के प्राण का नाश करने वाला है, शरीर इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला है, बुद्धि बल वर्ण हर्ष और उत्साह को कम करने वाला है, श्रम क्लम मोह और बेचैनी को उत्पन्न करने वाला है, भोजन में अरुचि करने वाला है। ये सारे ज्वर की इस महत्ता है। इसके बाद आता है ज्वर का चिकित्सा सूत्र। तो चिकित्सा के बारे में तो उत्तरार्ध में चिकित्सा स्थान में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर चिकित्सा सूत्र के बारे में बता दिया गया है कि किस तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आचार्य चरक बताते हैं कि ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन और उपवास करना चाहिए, क्योंकि ज्वर आमाशय से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद दोषों के अनुसार कषायपान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, प्रदेह, परिषेक, अनुलेप, वमन, विरेचन, स्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, शमन औषध, नस्य, धूप, धूम्रपान, अंजन, दुग्ध और भोजन की व्यवस्था युक्ति पूर्वक करनी चाहिए। आगे आचार्य चरक इसमें एक उपमा देते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य शांत करने के लिए जलते हुए घर का जल से सेचन करते हैं, वैसे ही जीव जीवन की शांति के लिए घृत का प्रयोग करते हैं। तो जैसे घर जल रहा हो तो आदमी जल डाल के उसको आग बुझाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार जीर्ण ज्वर की शांति के लिए घृत का प्रयोग करना चाहिए। फिर वो बताते हैं घृत स्नेह होने के कारण वात को शांत करता है, शीतवीर होने से पित्त को नष्ट करता है, अपने तुल्य गुण होने वाले कफ दोष को संस्कार के द्वारा नष्ट करता है। जैसा घृत संस्कार का अनुवर्तन करता है, वैसा कोई भी स्नेह संस्कार का अनुवर्तन नहीं करता। अतः सभी स्नेहों में घृत को उत्तम माना गया है। यहाँ पर आचार्य चरक ने घृत की महत्व भी बता दी गई। सर्व स्नेहोत्तमम मतम, सर्पी सर्व स्नेहोत्तमम मतम, यानी सभी स्नेहों में घृत को उत्तम माना गया है। तो दोस्तों ये था ज्वर निदान, जिसमें निदान स्थान का पहला अध्याय ज्वर निदान, जिसमें आचार्य चरक ने ज्वर के बारे में बहुत कुछ बताया। हमने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से धीरे धीरे देख लिया कि वो क्या होता है, कैसे होता है। निदान पंचक भी इसमें आया था। निदान पंचक के बारे में बहुत ज़्यादा हमने बात नहीं की, क्योंकि उसको आप रोग निदान में पढ़ोगे। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।